नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं हम पहुंचे हैं भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्य भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद। भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत नेपाल मैत्री। अब हमारे अतिथियों के द्वारा भारत नेपाल मैत्री। अब हमारे अतिथियों के द्वारा सबसे पहले महाकारुणिक कौवा के सागर विश्वगुरु तथागत महामानव बुद्ध के सम्मान में दीप प्रज्वलन पुष्पार्पण हमारे सभी अतिथियों के सम्मान करना जानता है। लटिया महोत्सव परमानंद साथ के लिए आए हैं अपना स्पीच देने के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के इस स्वागत के लिए। प्लीज सभी बैठ जाइए। हमारे इस सभी प्रयोजन के मुख्य जड़ जो आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं, हो पा रहे हैं, हमारा जो संबंध बन रहा है, सबके पीछे सबसे मुख्य में हमारे तथागत बुद्ध हैं, इसलिए उनका वंदना करना बहुत जरूरी है। सभी गुरु वक्ताओं में बोलने के समय में बहुत से वक्ताएं, इसलिए मैं भी भावना में बह न जाऊं, क्योंकि मैं इस जनसागर के स्वागत और सद्भाव, भारत और नेपाल के सम्मान में जो स्वागत मिला है मुझे, हम लोगों को, उसमें बह जाने का डर है। इसीलिए मैं अपना जो बोलना है वो लिख के लाया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इससे बहक न जाऊँ इसलिए लिख के लाया हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन ये बहकने से बचने के लिए मैंने लिख के लाया हूँ। 28वां लाटिया महोत्सव के सभा अध्यक्ष जी, इस सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथ मौर्य जी, इसी तरह इस लाटिया महोत्सव के और सम्राट अशोक क्लब के एक किस्म के जन्मदाता जगदीप प्रसाद सिंह जी के बेटी, और उनके हम लोग नाती कहते हैं, आप लोग यहाँ पौत्र कहते हैं, नाती, मैं नाती ही कहूँगा। ये भी आप आज इस समारोह में उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। सभा में उपस्थित और भैया और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि, जिसमें मैंने माननीय मधु सिंह जी, जो हमारे मैं शायद हम उनको शहीद कहेंगे तो अच्छा रहेगा, दीनानाथ नगर में धनंजय जी का बात कर रहा था। लाटिया महोत्सव का समिति के अध्यक्ष धनंजय मौर्य जी, जिसने इतने बहुत भव्य समारोह का आयोजन का नेतृत्व किया है, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और मंच में आसन सभी विशिष्टगणों, मैं सभी का नाम लेते जाऊँ तो शायद समय अधिक लगेगा, इसलिए मैं सभी को एक ही मुष्ट में नमन करते हुए नमस्कार करता हूँ।
और मैं अपना ये मेरा जो वक्तव्य है ये बोलने से पहले मुझे यहाँ जिस बिहार से भेजा गया है, क्योंकि मैं एक निमित्त नायक हूँ। वास्तव में नायक तो हमारे तथागत बुद्ध हैं, उसके बाद सम्राट अशोक हैं, उसके बाद हमारे पूर्वज चारुमती और देवपाल हैं। उस चारुमती और देवपाल ने जो बिहार बनाया था, उस बिहार में अभी भी कुछ नियम जो बुद्ध ने अपने संघ के लिए बनाए थे, उसी किस्म का संघ का नियम अभी हम लोग फॉलो करते हैं। और उसी के नाते हमको जब ये निमंत्रणा पत्र मिला था, तो इसका आधिकारिक निमंत्रणा के लिए यहाँ के सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी लोग पधारे थे वहाँ, और आप लोगों के निमंत्रणा के जवाब में हमारे बिहार के प्रमुख, बिहार हमारे बिहार में प्रवजा में जो पहले होता है उनको हम थकाली कहते हैं। थकाली का मतलब है कुल का प्रमुख। हम उस मीटिंग में उनके साथ मुलाकात नहीं करा सके क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनका संदेश लेके आए हैं। और मैं ये संदेश मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ हस्तांतरण कर रहा हूँ। ये हमारे चारुमती बिहार के थकाली की तरफ से हमको यहाँ भेजे जाने का संदेश है, जो मैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी को ये हस्तांतरण कर रहा हूँ। बहुत खुशी की पल। और मैं हमारे थकाली पूर्णा साकेत जी की तरफ से आपको दे रहा हूँ, तो उन्हीं के आदेश से मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आगे जाने का अब समझ लेता हूँ। एक बार फिर नमो बुद्धाय। यह लाटिया महोत्सव सभा के अध्यक्ष जी, मंच में आसीन प्रतिष्ठित मान्यवरों, सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों, मान्यगणों, उपस्थित मेरे प्रिय बंधु बांधव, ये जो आज इस समारोह में उपस्थित हैं सभी हमारे बंधु बांधव हैं, क्योंकि हम सभी आज इस शुभ अवसर पर मैं नेपाल के प्राचीन चारुमती बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत गर्वित, आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह लाटिया महोत्सव जो अशोक स्तंभ की स्मृति में मनाया जा रहा है, एक ऐतिहासिक गौरव और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे विद्वान सच्चिदानंद जी ने कुछ देर पहले बताया, इसी जगह में भी इस लाटिया का नाम कुछ और था और इसको अशोक का लाट न मान के कुछ और माना जाता था। उसी तरह नेपाल में भी 2300 वर्ष में शायद कईयों बार जीर्णोद्धार हुआ, क्योंकि आप जानते हैं नेपाल, बिहार ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बहुत जोखिमपूर्ण क्षेत्र है और हर एक 180 वर्ष में बहुत बड़ा भूकंप जाता है। आप लोगों को मालूम है 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप गया था, उसमें बहुत से धरोहर ध्वस्त हुए। ऐसे ही बहुत भूकंपों में बहुत से धरोहर ध्वस्त होने के बाद जो राजा और जो शासन के समय में वो बिहार का निर्माण करते थे, उन राजाओं का भी कुछ नाम जोड़ा जाता था। इसीलिए उसमें अंशु वर्मा कालीन राजा थे, उनके नाम भी जोड़ा था। अंशु वर्मा महाबिहार भी कहा जाता रहा, कभी राज बिहार भी कहा जाता रहा। उनके राज किसी राजा ने उसको जीर्णोद्धार करते समय उसको मदद की रही होगी। ऐसे ही उसको स्वर्णपुर बिहार भी कहा जाता रहा है, क्योंकि जो बिहार जिस जगह में है उस जगह को पहले देवपाल महाराज जो चारुमती के पति थे उन्होंने बनाया। इससे उस क्षेत्र का नाम देवपतन रहा। लेकिन उसके बाद वो बहुत इतना सुंदर हुआ कि उस शहर को सुवर्णपुर कहा जाने लगा। अभी तक में हम लोग उसको सुवर्णपुर नगरी कहते हैं और उस सुवर्णपुर नगरी का एक प्रमुख बिहार होने के नाते सुवर्णपुर कहा जाता है।
जोड़ना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये लाठिया महोत्सव के इस पावन आयोजन में आपके द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। इस महोत्सव के माध्यम से हम न केवल हमारे पूर्वजों की महान विरासत को समझौते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवशाली सशक्त संदेश भी प्रेषित करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह महोत्सव हम सभी के लिए शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता का प्रतीक बने। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब द्वारा शाक्य और मौर्य वंशजों की यह साझा पहल इतिहास के पन्नों में उभर कर आज के समकालीन संदर्भ में अपनी गहराई और महत्व दर्शाती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती, जो शाक्य राजा देवपाल का वंशज हूँ। आज मैं अपनी पत्नी जो यहाँ उपस्थित है, शोभा शाक्य, और हमारे भाभी जी अनिता शाक्य, उनके पति रत्न शाक्य, इसी तरह हमारे भाई जुजुमान शाक्य और भाभी सुनीता शाक्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं अपने परिवार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी आपके इस आमंत्रण के लिए हृदय से आभारी हैं। मैं इस अवसर को चारुमती बिहार और सम्राट अशोक क्लब के बीच एक मजबूत भ्रातृत्वपूर्ण संबंध की शुरुआत के रूप में देखता हूँ। हमारे ऐतिहासिक संबंधों को साझा करने और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की इस पहल के लिए सम्राट अशोक क्लब का विशेष रूप से धन्यवाद है। मेरे पूर्वज महान सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती और उनके पति शाक्य राजा, जो क्षत्रिय राजा देवपाल के वंशज होने के नाते इस ऐतिहासिक धरोहर के प्रति मेरी भावनाएं अत्यंत गहरी हैं। चारुमती बिहार, जो काठमांडू नेपाल में स्थित है, बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र रहा है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप लोग जानते ही हैं, बुद्ध के समय में विभिन्न राजाओं ने, बिंबिसार ने, बाद में अजातशत्रु ने, विभिन्न राजाओं ने बहुत से, और उस वक्त के बहुत से धनाढ्य व्यक्तियों ने आम्रपाली और जैसे जेतवन हम समझते हैं, ऐसे बहुत से बिहार बनवाए थे। उसी तरह नेपाल में भी जब बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो वहाँ भी बहुत से बिहार बने हैं। लेकिन उनमें से आप लोगों को पता है, यहाँ भारत में रहे हुए बहुत से बिहार, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, ये बिहार आज खंडर के रूप में है। उनके भौतिक अस्तित्व खंडर के रूप में है। उनका इतिहास ही हमको मालूम है। लेकिन हमारे नेपाल में जो बिहार है, उनको हम लोगों ने अभी तक जीवंत रखा है, अभी तक खंडर होने नहीं दिया है। उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे हमारे यहाँ एक प्रणाली विकास हुआ है। वो प्रणाली भी बुद्ध के वचन के अनुसार, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार ही विकास हुआ है। आप लोग को पता होगा, बुद्ध ने जब लिचियों को कैसे संगठित रहना है, ऐसा जो सूत्र दिया था, 7 महत्वपूर्ण सूत्र, उसी के अनुसार हम लोग संघ में रहते हैं और संघ का निर्णय पालन करके ही हम जाते हैं संघ। इसीलिए हमने अपने अपने वक्तव्य से पहले हमारे संघ नायक, इस समय के संघ नायक जो हमारे ठाकुली कहते हैं, हम ज्येष्ठ नायक, ज्येष्ठ मेंबर हैं, उनके पत्र के साथ, हस्तांतरण के साथ शुरू किया। हम उनको हमारे लीडर मानते हैं। वो उसी कारण हमारे यहाँ बिहारों का अस्तित्व जीवित रहा है। और ये हमारे बिहार के पीछे एक दूसरा भी कारण है। बिहार के पीछे बिहार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगह जमीन का सपोर्ट भी रहा था। उसी सपोर्ट के कारण भी ये बिहार, जो हमारे बिहार, सिर्फ हमारे बिहार नहीं, और भी बहुत सारे बिहार हैं, वो भी अभी तक सुरक्षित रहने का पीछे, उसके पीछे जो आर्थिक मदद का, आर्थिक जो सपोर्ट है, वो नेपाल में रहा है। इसीलिए वहाँ बिहारों का अभी तक
जीवंत रहना संभव हुआ है। मैं चारुमती और देवपाल का वंशज होने के नाते उनके द्वारा निर्मित विहारों और स्तूपों के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत छोटकरी में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। चारुमती विहार जिसे आज काठमांडू में देखा जा सकते हैं, उनके द्वारा निर्मित एक पवित्र बौद्ध स्थल है। यहाँ उनके 2 पुत्रों की प्रवज्ञा के लिए विहार का निर्माण किया गया था, ऐसा हमारे ताम्रपत्र में भी लिखा है और हम उसी के माध्यम से अभी भी प्रवज्ञा के नियम पालन करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। प्रवज्ञा आप लोग शायद बहुत को मालूम हो, प्रवज्ञा यानी बुद्ध धर्म में प्रवेश करने का रीति, ये शुरुआत रीति है। और मुख्यतः भंते लोग, भिक्षु लोग इसमें प्रवज्ञा लेके संघ में रहते हैं। लेकिन हमारे नेपाल में बुद्ध धर्म ऐसे विकास हुआ है जहाँ परिवार लोग भी जो गेरू वस्त्र पहन के नहीं रहते हैं, परिवार लोग भी प्रवज्ञा लेते हैं। प्रवज्ञा लेने के बाद ही उस विहार का मेंबर बन सकते हैं। और उस विहार में सिर्फ एक विहार के कुल के जो आदमी रहते हैं, बेटे लोग, वही प्रवज्ञा ले सकते हैं। जैसे हमारे चारुमती विहार में अभी हम 23 जवान वहाँ के मेंबर हैं। होने के लिए तो 150 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ, लेकिन उनमें से जो प्रवज्ञा ले चुके हैं उनका 23 जवान है। और इनमें प्रवज्ञा लेने का नियम भंतियों का जैसा है वैसा है। लेकिन जैसे उम्र में यदि कोई मुझसे छोटा आदमी, मुझसे छोटा भाई मुझसे पहले प्रवज्ञा लिया तो मैं उनको अपना सीनियर मानना पड़ता है। जैसे ये संघ में होता है, वो नियम अभी तक वहाँ है। तो वो प्रवज्ञा का नियम अभी तक है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। रिकॉर्ड रखने के लिए हमने दूसरे एक बिहार में रखने का चलन है। वो बिहार का हम स्तंभ वही कहते हैं, जो विक्रमशिला बिहार का एक्सटेंशन है। वहाँ उसको विक्रमशिला बिहार भी कहा जाता था। यहाँ का विक्रमशिला बिहार में से अतिशय विद्वान अतिशय जब नेपाल होके तिब्बत में गए थे, रिकॉर्ड का व्यवस्था बाद में उसमें रहने लगा है। इस बिहार में यहाँ उनके 2 पुत्रों का प्रवज्ञा के लिए बिहार का निर्माण किया गया था, ऐसा ताम्रपत्र में वर्णन है। और उसी नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। और उनकी चारुमती और देवपाल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उन बेटी को वहाँ कुमारी नाम से, कुमारी देवता, कुमारी माता और कुमारी मतलब जिनका जो अभी तक कुमारी रहा है, उनको कुमारी के रूप में मानने का शुरुआत वहाँ हुआ था। और अभी नेपाल में कुमारी का चलन साक्य की बेटी को ही किया जाता है और किसी के भी लड़कियों को वो नहीं हो सकता है। साक्य की बेटी ही कुमारी बन सकती है। और कुमारी जीवित देवी के रूप में पूजित होता है, जिनको वहाँ के राजा होते समय राजा भी उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे। और अभी राष्ट्रपति है, अभी हम राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति में के चलन में, और राष्ट्रपति का भी कुमारी को अभी सम्मान पूजा करने को जाते हैं। और जो राष्ट्रीय कुमारी जो रहा है वो साक्य की बेटी ही होती है। लेकिन किसी वक्त यदि वो राष्ट्रीय कुमारी का देहांत हो गया किसी कारण और दूसरी कुमारी का चयन होने में टाइम लग रहा है, तो उस समय हमारे बिहार की कुमारी को ले जाके वहाँ रखने का चलन है। और इसी तरह चारुमती बिहार सिर्फ चारुमती बिहार नहीं, उसी के साथ एक चैत्य भी बनवाया था। उस चैत्य का नाम अभी हम लोग कुछ समय पहले तक हम लोग उसको धंधो चैत्य कह के पहचानते थे। लेकिन हम लोग उसको चारुमती चैत्य भी कहते थे, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिल रहा था। लेकिन करीब 20-25 वर्ष पहले जब वो स्तूप जीर्णोद्धार करते समय वहाँ से 2 ऐसे ईंटें निकले हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में चारुमती थुप करके लिखा हुआ प्रमाण मिला है। इस प्रमाण जिसमें कुछ समय पहले वक्ताओं ने बताया, जैसे यहाँ का विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी उनको
माना है ये चारुमती ने बनवाया हुआ स्तूप है। और चारुमती ने अपने बेटों के प्रवचन के लिए चारुमती विहार बनवाया था, लेकिन उस समय भिक्षुणियों का भी संग होने का व्यवस्था था, क्योंकि वो बुद्ध के समय से 200-300 वर्ष के समय का था, क्योंकि उस समय तक भिक्षुणियाँ भी होती थी। और भिक्षुणियों के रखने के लिए लगभग 500 भिक्षुणियों के रखने के लिए दूसरा एक विहार भी बनवाया था। और हमारी भाषा में, नेवारी भाषा में बेटी को मैजू कहते हैं, इसलिए वो जिस बिहार में भिक्षुणियों को रखा जाता था उस बिहार को मैजू बहाल कहते थे। वो मैजू बहाल का, लेकिन जैसे भिक्षुणियों का चलन कोई भी नहीं रहा, इसलिए उस बिहार का मैजू बिहार बहाल और मैजू बिहार का अभी भौतिक अस्तित्व तो बाकी नहीं है वहाँ, लेकिन उस जगह जिस जगह पे वो बिहार रहा करता था उस जगह का नाम अभी तक भी मैजू बहाल है। इससे हमको पता चलता है उस समय किसी समय वहाँ भिक्षुणियों का बिहार जो चारुमती ने बनवाया था वो रहा था। इसी तरह जिस तरह नीचे बैठ जा, हमारे चारुमती बिहार के नाम से उस क्षेत्र का नाम चारुमती बिहार को हमारे वहाँ के लोकल भाषा में चाह बहिल भी कहते हैं। चाह बहिल, चारुमती ने बनाया हुआ बहिल। हमारे वहाँ बहिल और बही करके दो तरह के ऐसे संघ होते हैं, उसमें से ये बही है, तो इसको चाह बही और चाह बहिल कहते हैं। इसलिए उस पूरे क्षेत्र का नाम ही अभी तक चाहबहिल रहा है। इसलिए हम जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र का नाम काठमांडू के अंदर चाहबहिल है। वो चाहबहिल का नाम भी हमारे बिहार चारुमती बिहार अथवा चाहबहिल से बना हुआ है। मैं ये गौरव के साथ यहाँ रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दशकों में मैंने जो बताया स्तूप और बिहार के पुनर्निर्माण के दौरान कई प्राचीन कलाकृतियाँ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुई है। कई सारे इतिहास के पन्नों और हमारी बिहार में सुरक्षित ताम्रपत्र में चारुमती और देवपाल के संबंधों का विवरण मिलता है। हमारे पास उपलब्ध ताम्रपत्रों में चारुमती बिहार के निर्माण और दो राजकुमारों के प्रवचन करने के लिए और उस बिहार की देखभाल तथा वहाँ की विभिन्न बौद्ध परंपरा की क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशस्त कृषि योग्य भूमि रखे जाने की विस्तार से वर्णन है। ताम्रपत्र को पढ़ेंगे तो उसमें इस काम के लिए इतना जमीन, दूसरे काम के लिए इतना जमीन, पूजा के लिए इतना जमीन, साफ सफाई के लिए इतना जमीन कहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आप सभी को ज्ञात होगा कि शाक्य मौर्य और कोलिय बुद्ध के रक्त संबंधी होने के नाते बौद्ध धर्म और के प्राचीन अनुयायी हैं। इस परंपरा का इतिहास कपिलवस्तु की धरती से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मालूम है बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, बुद्ध का राजधानी कपिलवस्तु था और जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए हम सभी उससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। वहाँ तथागत बुद्ध के समय में ही कौशल के राजा विरुद्ध के आक्रमण से हुए रक्तपात के कारण शाक्य और कोलियों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। इस त्रासदी में हजारों शाक्य मारे गए, जबकि कईयों की अपनी जान बचाने के लिए कपिलवस्तु से बाहर पलायन करना पड़ा था। ये आप लोग को पता ही है। उसी में से कई शाक्य और कोली परिवार काठमांडू की धरती, जिसको हम लोग आज काठमांडू वैली कहते हैं, काठमांडू की धरती में शरण ली और बौद्ध धर्म का अभ्यास किया। इसका मतलब कुछ शाक्य और कोलिया उसी समय बुद्ध के समय में ही काठमांडू वैली में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ जो जीवनदीप मौर्य जी ने हमको एक्सप्लेन करते आते थे, कुछ पोस्टर दिखाए थे, उसमें कैसे किस जगह में दक्षिण कोलिग्राम और उत्तर कोलिग्राम बना था वो भी उल्लेख हुआ है। इसलिए मैं आपको उनको देखेंगे मैं अनुरोध करता हूँ। तो उसमें शरण काठमांडू वैली में शाक्य और मौर्य का वहाँ जाना हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म का अभ्यास किया था। उन्होंने वहाँ पहले से रह रहे किरात लोगों के साथ मिलकर नेवार समुदाय का निर्माण किया। वहाँ कुछ पहले से किरात लोग रहते थे, उनके साथ मिलकर वहाँ का एक विशिष्ट समुदाय बना, उसको नेवार कहते हैं अभी, जिसमें चित्र तथा मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और कृषि क्रियाकलाप में समृद्ध नेवार संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने नेपाल में कई बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण किया। ये भी आप लोगों को पता है। शाक्यों ने भी निर्माण किया। जब अशोक
सम्राट अशोक वहाँ गए थे तो उन्होंने बनाए हुए 4 स्तूप अभी भी वहाँ अशोक स्तूप के नाम से ही जाना जाता है। वो अभी तक हुए है। वो उसको जिस शहर को अशोक ने बसाया था उसको अशोकपतन, और जिस शहर को चारुमती और देवपाल ने बसाया था उसको देवपतन कहते हैं। और देवपतन ही आज पशुपति क्षेत्र के नजदीक का शहर है और चाबिल के नजदीक है। नेपाल में बौद्ध समुदाय में जो आगे बताया था उसका कुछ प्रणम में यहाँ भी क्या हो। नेपाल में बौद्ध समुदाय को एकजुट और संगठित रखने में गोष्ठी प्रणाली एक प्रणाली होता है। गोष्ठी प्रणाली जो बाद में हम लोग इसको गुठी प्रणाली का हमारी भाषा में उसको गुठी प्रणाली कहते हैं के रूप में विकसित हुई। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह प्रणाली धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से 2500 वर्ष से अधिक वर्षों से बौद्ध समुदाय को संगठित रख रही है। इसीलिए आज तक वो जो भी बिहार हैं अभी तक सुरक्षित हैं। मध्यकालीन काल में बौद्ध धर्म को दबाने के प्रयास के बावजूद गुठी प्रणाली के कारण नेपाल में बौद्ध धर्म सुरक्षित और जीवित रह सका। क्योंकि मध्यकाल में हमारे दूसरे राजा आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी गुठी प्रणाली इतना सशक्त था, उनके दबाने के बावजूद भी कई जगह जमीन हमसे उन्होंने लिए, लेकिन इसके बाद भी हमारा बिहार अभी तक सुरक्षित रहा है। ऐसे बिहार प्रणाली ये गुठी प्रणाली अभी तक चल रहा है हमारी तरफ। बौद्ध धर्म ने महासंघ से महायान और फिर नेपाल और तिब्बत में वज्रयान का गुप्त बौद्ध धर्म के रूप में अनेक अनुकूलन और संशोधनों का अनुभव किया। इस संशोधन में हिमालय बौद्ध धर्म में विभिन्न बौद्ध देवताओं का मूर्ति, भित्ति चित्र और मूर्ति कला को जन्म दिया। आप लोग जानते हैं थेरवादी बौद्ध लोग देवी देवताओं का मूर्ति नहीं बनाते हैं, लेकिन महायान और वज्रयान में करुणामय करके बोधिसत्व का जो थॉट आया, उसके बाद बोधिसत्वों का जन्म हुआ, बोधिसत्व का विचार आया, उस बोधिसत्वों को मूर्ति के रूप में दर्शाने का परंपरा चला और मूर्तियाँ चित्रकला बनने शुरू हुए। इसी कारण वहाँ हम लोग जैसे तारा, विभिन्न लोकेश्वर, ऐसा मूर्ति, ऐसा चित्र हम देख सकते हैं। एक बहुत समृद्ध किस्म का कलाकृति, चित्रकला और मूर्ति कला का विकास हुआ उसके बाद। हालांकि बौद्ध धर्म काठमांडू उपत्यका में अधिकतर धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में जीवित है, परंतु इसका मुख्य सार भुलाया नहीं गया है। हम सभी जानते हैं, हम लोग भी ये मानते हैं, हम लोग जो बुद्ध का शिक्षा है उसको उसी रूप में आज बहुत जैसे थेरवादी लोग मानते हैं वैसे उस किस्म से नहीं मान रहे हैं। बहुत से उसमें विचलन हो चुका है, बहुत से उसमें फेरबदल हो चुका है, लेकिन जो बुद्ध का जो प्रमुख शिक्षा है, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, त्रिलक्षण और चतुर्ब्रह्म विहार का जो थॉट है वो हम लोग अभी भी उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। महाराजा देवपाल द्वारा शासित और विकसित किए हुए नगर क्षेत्र को आज भी देवपतन के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में प्रसिद्ध पशुपति मंदिर क्षेत्र के निकट स्थित है। वहाँ प्राप्त राज्य संबंधी शिलालेख और प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण राजधानी थी। चारुमती बिहार का निर्माण इस राजधानी से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में किया गया था। यहाँ भी मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। जिस जगह में राजधानी था उस जगह को देवपतन कहते हैं, और जिस जगह में चारुमती बिहार है, इन 2 जगहों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का। और ऐसा होना क्यों जरूरी था? क्योंकि उस समय भिक्षु लोग जब बिहार में रहते थे तो उनको अध्ययन करने का, ध्यान करने के लिए शांत जगह चाहिए, और उनको भिक्षाटन के लिए 1 किलोमीटर के अंदर में शहर भी होना आवश्यक था। इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी में राजधानी से 1 किलोमीटर की दूरी में ये बिहार बनवाया गया था। लेकिन अभी तो ये पूरा शहर बन चुका है। लेकिन हम यदि 2300 वर्ष पीछे प्राचीन काल में बिहारों का निर्माण शहर के एक निश्चित दूरी पर एकांत स्थान में किया जाता था, ताकि भिक्षुओं को अध्ययन और ध्यान में सहायता मिल सके और भिक्षाटन में सुगमता रहे।
आज हम चारुमती बिहार में उन्हीं परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों को संजोए हुए हैं और इस महान विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह भातृत्व संबंध भविष्य में और मजबूत होगा और हमारे साथ मिलकर बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने में और इसी के साथ में कुछ क्लब के लिए लाए हुए कुछ हम लोग वहाँ माया कुछ कर रहे हैं आप लाइव लगाने के लिए प्रतीक। चलिए इसी में चल रहा है। सदस्यों के साथ आप लोगों को प्रदान करना चाहता हूँ। उसमें लगा रहे हैं ना तो आधा पे आ रहा है उसमें उधर वाले में तो अपना चला रहे हैं उधर, उनके डिस्टर्ब करने से हमें इसके लिए चलिए हमारा अपने लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर कहेंगे तो कोई चलाते हैं। ठीक है। इसमें चारुमती बिहार के तरफ से नेपाल में निर्मित तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति हाथों से निर्मित मूर्ति है। बैठा जा नहीं मरते तुम लोग आवाज से। हाँ इसी तरह लुम्बिनी में अशोक स्तंभ का बनाया हुआ इन्हीं कलाकारों ने बनाया था और ये भी उन्हीं का है। और हमारे भाभी जी ने सम्राट अशोक क्लब का जब हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ था उस समय का कुछ फोटो संकलन करके यहाँ लाए हैं। आप लोग को ये भी हम हस्तांतरण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेमोरी लगा हो, मेमोरी दियो खाली करने के लिए। और मैं अपना छोटा वक्तव्य अंत करने से पहले कुछ साथियों को, कुछ अभिभावकों को याद करना जरूरी समझता हूँ, जिनके वजह से हमारा जो आज का ये संबंध, आज का ये मिलना संभव हुआ है। इनमें हमारे दक्षिण कोले ग्राम के हमारे संबंधी भाई डॉक्टर केशवमान साकिया, इनके मदद से हम लोग का ये मिलना जुलना हुआ। इसी तरह हमारे युवा और हमारे जीवन जी मौलिक जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना। नाली बनाओ पानी भी पानी पिया समारोह में उपस्थित होने का ये मैं इस बिहार के सदस्य हूँ, चारुमती बिहार का। जैसे डॉक्टर सत्यनारायण जी ने कहा, हम लोग पढ़ने को इस भारतवर्ष में और नेपाल में जहाँ बौद्ध बिहार से आने का जो रिवाज पहले था वो कम हो चुका है। और हम लोग आज करियर के लिए कुछ पढ़ते हैं। मेरा भी पढ़ाई मेरा MSc बोटनी में 1995 में हुआ था, लेकिन 2 वर्ष पहले से मैं बुद्धिज्म पढ़ना फिर से अध्ययन शुरू किया हूँ और इसके लिए लुम्बिनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ। इससे हमको बुद्ध ने हमसे क्या दिया था इसका ज्ञान होने लगा। अभी इसका विद्यार्थी और मैं सभी भाई बहनों को, जैसे सच्चिदानंद जी ने कहा, हमको
इसका इतिहास का मुआयना करना चाहिए। हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ के, नहीं तो यहाँ मैं देखा हूँ कई हमारे युवा पत्रकार भाई मैं कुछ भाइयों का देख रहा हूँ जिन्होंने ब्लॉग बना के रखे हैं, उनके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी काम है, क्योंकि ये सब छुपा हुआ था, ये बहुत लोगों को पता नहीं था। तो ये बहुत उद्देश्यपूर्ण और बहुत जरूरी काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सभी पत्रकार महोदय को भी मैं इस आज के लाठी महोत्सव का इस संदेश का प्रसार करने में जो आप लोग 10% होकर यहाँ रह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य अंत करने में अपना अंतिम वाक्य पढ़ने जा रहा हूँ। इस अवसर पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि धर्मवती बिहार और सम्राट अशोक क्लब के बीच भविष्य में भाईचारे का संबंध और भी मजबूत होगा। मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भगवती